जब से दुनिया ने अमेरिका का नाम सुना है तब से एक चीज कॉमन है, अमेरिका और जंग। हर 10 साल में अमेरिका किसी न किसी जंग में फंसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये सोची समझी स्ट्रेटेजी है या सिर्फ एक इत्तेफाक? अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी दुनिया भर में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या ये दुनिया को बचाने के लिए है या कोई बहुत बड़ा बिजनेस है। अमेरिका हमेशा जंग में क्यों होता है और कैसे जंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिका का जंग से ताल्लुक आज का नहीं है बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। आइए तारीख में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1917 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में कदम रखा और ये पहली बार था जब ये मुल्क किसी इंटरनेशनल वॉर में शामिल हुआ। अमेरिका ने ये जंग को डेमोक्रेसी और अमन के नाम पर लड़ा। यूएस प्रेसिडेंट विल्सन ने कांग्रेस से कहा, अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स दैट वुड मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि ऐसी जंग लड़ी जाए जो सारी जंगों का आखिरी सोल्यूशन हो और इसके बाद दुनिया में अमन और डेमोक्रेसी का सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन ये भी सच है कि इस जंग ने अमेरिका की इकोनॉमी को एक नई राह दिखाई। वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो इस जंग ने अमेरिका को दुनिया के सामने सबसे पावरफुल कंट्री बना दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद अमेरिका ने दुनिया को ये दिखाया कि उसके पास सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि मिलिट्री पावर भी है। इस बॉम्बिंग में ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2.5 लाख इंसानों की जान गई, जिसमें ज्यादातर सिविलियंस थे। इस जंग के बाद अमेरिका ने नेटो जैसे अलायंसेस बनाए और एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा और ये बस एक शुरुआत थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गई। ये ट्रेडिशनल ग्राउंड वॉर नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज की जंग थी, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म। इस दौरान अमेरिका ने कई प्रॉक्सी वार्स लड़े, जैसे कोरिया और वियतनाम में 1950 से लेकर 1953 तक कोरिया में जंग जारी रही, जिसमें कमोबेश 25 लाख के करीब कोरियन बाशिंदे हलाक हुए। वियतनाम वॉर को ऑफिशियली कम्युनिज्म के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में देखा गया। इस वॉर ने तो अमेरिका को 10 सालों तक उलझा कर रखा। इसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग हलाक हुए। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज नाम का केमिकल डेफोलेंट यूज किया, जिसके असरात वियतनाम के हिस्सों में आज तक नजर आ रहे हैं। इस केमिकल ने न सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि लोगों की हेल्थ को भी सीरियस डैमेज किया। वियतनाम रेड क्रॉस के हिसाब से 3 मिलियन से ज्यादा लोग इसके इफेक्ट से आज तक सफर कर रहे हैं। अमेरिकी दानिश्वर ये कहते हैं कि अक्सर अमेरिका ने मजबूर होकर जंगों में हिस्सा लिया। हालात और वाकयात ऐसे हो गए कि ना चाहते हुए भी अमेरिका को कई जंगों में हिस्सा लेना पड़ा। अगर आप इस बारे में तारीख के रुख से स्याह पर्दा उठाकर देखें तो आप इन अमेरिकी दानिश्वरों से इख्तिलाफ करेंगे। मसलन अमेरिकी हुकूमत ने 4 अगस्त 1964 को इल्जाम लगाया कि गल्फ ऑफ टॉन्किन के समुद्र में उसके बहरी जहाजों पर वियतनामियों ने हमला किया। इस हमले की बुनियाद पर अमेरिकी कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टॉन्किन रेजोल्यूशन मंजूर किया, जिसने अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को साउथ ईस्ट एशिया में फौजी ऑपरेशन करने का इख्तियार दिया, जिसके बाद वियतनाम में अमेरिका की जंग का बाकायदा आगाज हो गया। लेकिन तारीख में कई गैर जानिबदार राइटर्स ने 4 अगस्त 1964 के वाकयात की हकीकत पर सवालात उठाए। यहाँ तक कि 2005 में अमेरिका की एक अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी NSA ने अपने डीक्लासिफाइड पेपर्स में इस बात का खुद एतराफ किया कि 4 अगस्त 1964 को ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। ये सब सिर्फ अपनी आइडियोलॉजीज को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये जंग डिफेंस इंडस्ट्री और वॉर इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बिजनेस साबित हुई। अमेरिकन हिस्टोरियन हॉवर्ड जिन अपनी किताब अ पीपल हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखते हैं, दिस वॉर वाज more about protecting American business interests than stopping the spread of communism। वियतनाम के ऑयल और रबर रिसोर्सेज पर कंट्रोल बनाना अमेरिका का एक और हिडन एजेंडा था। 1971 में पेंटागन पेपर्स नेम से कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, जिन्होंने दिखाया कि अमेरिकन गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि ये जंग जीतना मुश्किल है। इसके बावजूद जंग को तकरीबन 10 साल और खींचा गया। टॉप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज लाइक लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रमन, रेथियोन टेक्नोलॉजीज और जनरल डायनामिक इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। लॉकहीड मार्टिन के रेवेन्यू 2020 में अराउंड $65 बिलियन थे। रेथियोन, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने इराक और अफगानिस्तान जंग से $बिलियन कमाए। 2019 न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन के रेवेन्यू का 70% से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है, जो मेजरली डिफेंस से रिलेटेड होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बताता है कि ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का वैल्यू 2016 से 2020 में अराउंड $100 बिलियन पर ईयर
था, जिसमें यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं। सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया टॉप इंपोर्टर्स हैं। इराक वॉर के टाइम पर ब्लैक वाटर के कॉन्ट्रैक्ट्स की वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो डायरेक्टली वॉर जोन्स में डिप्लॉय होते हैं। 70s का एरा अभी खत्म नहीं हुआ था कि 27 दिसंबर 1979 को बकायदा अफगान जंग का आगाज हो गया, जो 15 फरवरी 1989 तक जारी रही। आज तक ये ठीक से पता नहीं चल सका कि इस जंग में कितने अफगान लोग हलाक हुए हैं। मुख्तलिफ जायजों के मुताबिक ये तादाद 7 लाख से लेकर 20 लाख तक है। जैसे ही 90s के इरा का आगाज हुआ और गल्फ वॉर लड़ेगी, कहने को तो इस पहली इराक वॉर में चंद हजार इराकी और 90 कवेती लोग हलाक हुए, लेकिन इस जंग के बाद इराक पर जो यूनाइटेड नेशन की पाबंदियां लगाई गई, उनके नतीजे में लगभग 15 लाख इराकी शहरी हलाक हो गए, जिसमें 5 लाख मासूम बच्चे भी शामिल थे। कहते हैं कि इन पाबंदियों से पहले इराक में नौजवान बच्चों का डेथ रेट 1000 में 47 था, जो इन पाबंदियों के बाद बढ़कर 1000 में 108 हो गया। 25 जुलाई 1990 को इराक में मौजूद अमेरिकी सफीर की सद्दाम हुसैन से मुलाकात के जो रिकॉर्ड सामने आए हैं, उनमें अमेरिका की तरफ से सद्दाम को कुवैत के साथ तनाजे में गैर जानिबदार रहने का इशारा मिलता है। जैसे कि अमेरिकी सफीर ग्लेस्पी ने कहा कि अरब तनाज़ात जैसे आपका कुवैत के साथ झगड़ा, इसमें हमारी कोई राय नहीं और अमेरिका का कुवैत के मामले से कोई वास्ता नहीं। अमेरिकी अहलकार कहते हैं कि सद्दाम की हुकूमत में इस मुलाकात के रिकॉर्ड में अल्फाज की हेर फेर की, लेकिन इस मुलाकात के चंद दिन बाद 31 जुलाई को उस वक्त के अमेरिकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जॉन कैली ने कांग्रेस के सामने बयान दिया, अमेरिका की कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो कुवैत का दिफा करे और अगर इराक हमला करता है तो अमेरिका का उसका दिफा करने का कोई इरादा नहीं है। दुनिया भर के कई गैर जानिबदार मुबस्सिरीन समझते हैं कि असल में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमला करने के छुपे हुए मगर वाज़ेह सिग्नल दिए थे, जिसके बाद 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। अगर हम उन्हीं दिनों में थोड़ा आगे जाएं तो पता चलता है कि कुवैत पर इराक के कब्जे के फौरन बाद गल्फ में अमेरिकी फौजों की बड़ी तादाद में आमद में सबसे बड़ी रुकावट ये थी, सऊदी हुकूमत मकामात मुकद्दसा की मौजूदगी की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखते हुए अपनी सरजमीन पर अमेरिकी फौजियों की आमद से गुरेज करना चाहती थी। लेकिन अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दावा किया कि उनके पास ऐसी सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जिनमें कुवैत सऊदी सरहद पर 2.5 लाख इराकी फौजी और 1500 टैंक सऊदी अरब पर हमला करने के लिए तैयार है। 11 सितंबर 1990 को अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास को बताया कि इराकी फौजी और टैंक्स कुवैत के जुनूब में पहुंचकर सऊदी अरब के लिए खतरा बन चुके हैं। लेकिन अमेरिका के ही एक अखबार सेंट पीटरबर्ग टाइम ने उन्हीं दिनों में उसी इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें रशिया के कमर्शियल सैटेलाइट से हासिल की, जिनमें कोई इराकी फौजी नजर नहीं आते थे। पर तब तक अमेरिका अपना मकसद हासिल कर चुका था और अमेरिकी फौजें तेल से मालामाल इस खित्ते में लंबे अरसे के लिए अपना कदम जमा चुकी। 20 मार्च 2003 को इराक पर हमले से पहले भी अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश जूनियर ने कुछ ऐसी ही वजूहात दी थी। शुरू में कहा गया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, फिर इसमें मजीद इजाफा कर दिया कि सद्दाम हुसैन और अलकायदा के दरमियान करीबी ताल्लुकात। मार्च 2003 से लेकर अब तक अमेरिकी फौजों को एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिल सके। 2011 में चिलकुट रिपोर्ट्स ने दिखाया कि इराक के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था। 2006 सेनेट रिपोर्ट ने बताया कि वहाँ कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। इन रिपोर्ट्स ने टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश को भी एक्सपोज किया, जो ये जंग करने के लिए डेस्परेट थे, चाहे रीजन कितने भी फेक क्यों ना हो। ये जंग असल में ऑयल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए लड़ी गई थी। अमेरिकन जर्नलिस्ट माइकल एसिकॉफ और डेविड कॉर्न अपनी किताब हॉब्रिस द इनसाइड स्टोरी ऑफ स्पिन, स्कैंडल एंड द सेलिंग ऑफ द इराक वॉर में लिखते हैं कि कैसे ये जंग ऑयल कंपनीज और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के फायदे के लिए प्लान की गई। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स डिफेंस कंपनीज के लिए गोल्ड माइन होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बिलियन डॉलर्स डील में कन्वर्ट होते हैं, जो कई बार मार्केट प्राइस से ज्यादा होते हैं और इससे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को मैसिव प्रॉफिट्स मिलते हैं। इराक के पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। हैलिबर्टन जो कि एक ऑयल फील्ड सर्विस कंपनी है, को 39.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जो कि रिकंस्ट्रक्शंस के लिए थे। हैलिबर्टन के स्टॉक्स वॉर के बाद 300% से ज्यादा बढ़े। ये दिखाता है कि इराक वॉर सिर्फ ऑयल के लिए लड़ी गई थी, जिससे अमेरिका की कुछ बड़ी ऑयल कंपनीज को जबरदस्त फायदा हुआ। हैलिबर्टन को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से वाइस प्रेसिडेंट डिक चेने पर भी क्वेश्चन उठाए गए। चेने जो पहले हैलिबर्टन के सीईओ थे, इन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लगे, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर किया। ये एक क्लियर एग्जांपल है कि कैसे पॉलिटिकल पावर और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का नेक्सस जंग को फ्यूल करता है। इराक वॉर के दौरान तकरीबन 2 लाख से ज्यादा सिविलियंस की जान गई और अफगानिस्तान वॉर में यही तादाद 2,40,000 से ज्यादा थी, जो वाटसन
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की रिपोर्ट्स में मेंशन्ड है। ये नंबर सिर्फ डेथ की नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों की डिस्प्लेसमेंट और इंजरीज का भी सिग्नल देती है। 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया जो आज तक खत्म नहीं हुआ। अफगानिस्तान से लेकर इराक तक और अब सीरिया, यमन और पैलेस्टाइन तक ये वॉर स्प्रेड हो चुकी है। ये वॉर सिर्फ एक सिक्योरिटी मेजर नहीं था बल्कि इसका काफी हिस्सा प्रॉफिट के लिए भी था। वॉर ऑन टेरर के दौरान अमेरिका ने 2011 से 2021 तक तकरीबन $14 ट्रिलियन से ज्यादा खर्चा किया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें से $2 ट्रिलियन से ज्यादा अफगानिस्तान पर और $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा इराक पर खर्च हुआ है, जिसमें से तकरीबन $4.4 ट्रिलियन डायरेक्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गए जो वॉर के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इराक और अफगानिस्तान वॉर के दौरान अमेरिका ने कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बिना बिडिंग के दिए। ये नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादातर हैलिबर्टन जैसी कंपनीज को मिले, जिससे उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। 2010 कांग्रेशनल बजट ऑफिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक वॉर के 26% कॉन्ट्रैक्ट्स बिना कंपेटिटिव बिडिंग के दिए गए। लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी जो F-35 फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाती है, इराक और अफगानिस्तान वॉर के दौरान इनके रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गए। 2001 से लेकर 2020 तक लॉकहीड मार्टिन के स्टॉक में 1200% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ, जो किसी भी रेगुलर कंपनी के ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। जंग के दौरान अमेरिका में कई नए जॉब्स क्रिएट होते हैं जो इकोनॉमी को टेम्परेरीली बूस्ट देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर्स में जॉब का बूम होता है जो उन रीजन्स को इकोनॉमिकली ग्रो करने में मदद देते हैं जहां ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं। 2017 में नेशनल प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10 मिलियन जॉब्स एसोसिएटेड थी। जंग के दौरान ये जॉब्स बढ़ जाती हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जंग खत्म होते ही ये जॉब्स भी चली जाती हैं, जिससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। 2019 में अमेरिका ने अपने जीडीपी का 3.4% डिफेंस पर खर्च किया, जो एक एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल सेक्टर से ज्यादा था। इस स्पेंडिंग से शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह पब्लिक वेलफेयर को इम्पैक्ट करता है। अमेरिका की जंग सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। ये जंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है और ग्लोबल पीस के एफर्ट्स को नुकसान पहुंचाती है। इराक वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी काफी बढ़ गई। आईसिस जैसे टेरर ग्रुप सामने आए। ये इराक और सीरिया में लार्जली वॉर के आफ्टरमैथ की वजह से हुआ। CIA के एक डिक्लासिफाइड रिपोर्ट में ये बात की गई थी कि इराक के इन्वेजन से रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है, जो आगे चलकर अमेरिका के खिलाफ भी यूज हो सकता है, और यही हुआ। सीरिया वॉर की वजह से अराउंड 6.6 मिलियन लोग रिफ्यूजीज बन गए और 6.7 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सीरिया के जीडीपी में 2010 से 2018 तक 63% डिक्लाइन हुआ। अमेरिका की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और एंडलेस वॉर की वजह से उसकी ग्लोबल सुपर पावर इमेज भी बनी हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक 2020 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% लोगों ने अमेरिका को पॉजिटिवली देखा, जबकि वॉर के पहले ये 60% से ज्यादा थी। ये दिखाता है कि जंग का ग्लोबल परसेप्शन पर भी असर पड़ता है। मीडिया का रोल वॉर के टाइम पर सबसे ज्यादा अहम होता है। न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया वॉर नैरेटिव्स को शेप करते हैं, जिससे पब्लिक को ओपिनियन और इन्फ्लुएंस किया जाता है। वियतनाम वॉर के दौरान मीडिया ने पहली बार बैटलफील्ड से लाइव इमेजेस दिखाई, जिससे पब्लिक में वॉर के खिलाफ सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे। लेकिन गल्फ वॉर के टाइम मीडिया ने वॉर को इस तरह से दिखाया कि ये एक लीन और नेसेसरी एक्शन लगने लगा। मीडिया ने स्मार्ट बॉम्ब्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे टर्म्स यूज किए जो वॉर को लेस वायलेंट और मोर स्ट्रेटेजिक दिखाते हैं। जर्नलिस्ट क्रिस हेज अपनी किताब वॉर इज अ फोर्स दैट गिव अस मीनिंग में लिखते हैं, द प्रेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोपेगेटिंग द मिथ्स ऑफ वॉर, इंश्योरिंग दैट द नैरेटिव अलाइंस विद द इंटरेस्ट ऑफ दोज इन पावर। वॉर ऑन टेरर को भी जस्टिफाई करने के लिए मीडिया को यूज किया गया। इराक वॉर के टाइम पर जूडिथ मिलर जैसे जर्नलिस्ट ने अपने रिपोर्ट्स में फेक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्लेम को सपोर्ट किया, जिससे पब्लिक को वॉर के लिए कन्विंस किया गया। बाद में ये सब क्लेम फेक साबित हुए। जंग के लिए पब्लिक सपोर्ट बनाना एक जरूरी स्टेप होता है। अमेरिका इसके लिए दो चीजों का इस्तेमाल करता है, पेट्रियटिज्म और फियर। 9/11 के बाद सपोर्ट ऑल ट्रूप्स जैसे स्लोगन से पब्लिक को जंग के लिए प्रिपेयर किया गया। इसके जरिए पब्लिक के इमोशन सेंटिमेंट्स जंग के लिए यूज किए गए। इराक वॉर के वक्त वी डोंट वांट द स्मोकिंग गन टू बी अ मशरूम क्लाउड जैसे स्टेटमेंट्स दिए गए, जिससे पब्लिक को लगने लगा कि अगर जंग नहीं की तो अमेरिका को खतरा हो सकता है।
जंग अमेरिका में सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रीजन से नहीं बल्कि सोशल और कल्चरल फैक्टर के लिए भी होती है। मीडिया, हॉलीवुड और कल्चरल नैरेटिव ने वॉर को एक नॉर्मल और ग्लोरीफाइड चीज बना दिया है। अमेरिका में मिलिट्री को एक हीरोइक और ग्लोरीफाइड लाइट में दिखाया जाता है। हॉलीवुड मूवीज, वीडियो गेम्स और इवन स्पोर्ट्स इवेंट्स में मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है। पेंटागन और CIA ने कई हॉलीवुड मूवीज जैसे टॉप गन, ट्रांसफॉर्मर्स और जीरो डार्क 30 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया ताकि मिलिट्री को पॉजिटिव और हीरोइक दिखाया जा सके। ऑथर टॉम सेकर और मैथ्यू एल्फोर्ड अपनी किताब नेशनल सिक्योरिटी सिनेमा में बताते हैं कि कैसे पेंटागन ने कई मूवीज का स्क्रिप्ट्स को एडिट किया ताकि मिलिट्री का इमेज बेहतर बनाया जा सके। मिलिट्री को ग्लोरीफाई करने से वॉर नॉर्मलाइजेशन होती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि पब्लिक वॉर को एक नेसेसरी इवल के रूप में देखने लग जाती है। जंग सिर्फ बैटलफील्ड में ही नहीं बल्कि वापस लौटने के बाद भी सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज पर असर करती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और सुसाइड रेट्स वेटरन्स के बीच में काफी हाई होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स के मुताबिक इराक और अफगानिस्तान वॉर के वेटरन्स 20% से ज्यादा PTSD का शिकार हैं, जिससे हर दिन तकरीबन 22 वेटरन्स अपनी जान खो देते हैं, मोस्टली ड्यू टू PTSD और वॉर रिलेटेड स्ट्रेस। ये एक नेशनल क्राइसिस है जो मोस्टली वॉर और मिलिट्री सर्विस के डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से होता है। वॉर के साइकोलॉजिकल और सोशल कॉस्ट को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसका सिर्फ वेटरन्स पर नहीं, उनकी फैमिलीज और पूरी सोसाइटी पर असर होता है। जंग का एक असर हमारे एनवायरनमेंट पर भी होता है और हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट से एनवायरनमेंट काफी नुकसान उठाता है। मॉडर्न वॉर्स का कार्बन फुटप्रिंट भी ह्यूज होता है। इराक वॉर के दौरान अमेरिका ने 141 मिलियन मैट्रिक टन CO2 का इमिशन किया, जो कई छोटे मुल्क के एनुअल इमिशन से ज्यादा था। ये एनवायरनमेंट के लिए एक डिजास्टर के जैसा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट होते हैं। ट्रेडिशनल जंग के अलावा नए थ्रेट्स जैसे साइबर वॉरफेयर, ड्रोन अटैक्स और AI ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट्स उभर रहे हैं। ये नए वेपन्स और स्ट्रेटेजीज ट्रेडिशनल बैटलफील्ड से हटकर हैं, लेकिन जंग को और भी कॉम्प्लेक्स बना रही है। रशिया, चाइना और इसराइल जैसे मुल्क साइबर अटैक्स में इन्वॉल्व हैं और अमेरिका भी इस रेस में पीछे नहीं है। साइबर वॉरफेयर का खतरा ये है कि ये कभी भी और कहीं भी हो सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। 2016 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रशिया का साइबर इंटरफेरेंस एक नई जंग का इशारा है। रिसेंटली इसराइल का लेबनान पर पेजेस अटैक इसकी ताजा मिसाल है। ड्रोन्स और AI ड्रिवन वेपन्स जंग का फेस बदल रहे हैं। रैंड कॉर्पोरेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक AI ड्रिवन वॉरफेयर एक रियलिटी बन चुका होगा, जिससे जंग और भी डेडली हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जंग को कभी खत्म ना होने वाला एक बिजनेस बना देगा, जिसमें ह्यूमन लाइफ से ज्यादा टेक्नोलॉजी और प्रॉफिट का रोल होगा। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पीस प्रॉफिटेबल बन सकता है? क्या ऐसी इकोनॉमी पॉसिबल है जो जंग पर डिपेंड ना करे? एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि डिफेंस बजट का एक हिस्सा ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक अगर दुनिया के टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स अपने डिफेंस बजट का सिर्फ 10% ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करें तो 2030 तक ग्लोबल एनर्जी नीड्स को रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा किया जा सकता है। वॉर के बदले अगर अमेरिका पीस बिल्डिंग और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करे तो ये एक नया बिजनेस मॉडल बन सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका अपने डिफेंस स्पेंडिंग का 1% पीस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करे तो ग्लोबल कंफ्लिक्ट्स को काफी हद तक कम किया जा सकता। जब तक अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसीज और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चेक नहीं करेगा तब तक ये जंग का साइकिल जारी रहेगा। लेकिन अगर हम जंग के बदले पीस को प्रायोरिटाइज करेंगे तो एक नई और बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है।